कि अगर आज मैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स टच करूं यहाँ पर, जैसे कि सेक्स, पॉर्न, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। आपसे नहीं पूछ रहा, आंटी जी कोई प्रॉब्लम तो? कुछ पंटर लोग बड़े खुश हो गए, उनको लग रहा है कि अभी यहाँ पे लाइट ऑफ होगी और यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगी। हाँ, तो पीछे एक चीख रहा था, वो तो उस भाई का नेट पैक खत्म हो गया है। कई दिनों से नहीं देखी, भरे हुए हैं अंदर से, अभी देखने को मिलेगी। हा? आपको यहाँ पे पॉर्न दिखाऊंगा और मैं जेल जाऊंगा। वो ऐसी चीखते हो पॉर्न देखते हो। ओके जी, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम लोग टेंशन मत करें। ये पारिवारिक शो है, आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दादा दादी सबके साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपने बहुत सेशंस में बोला है कि लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आप में से कितने लोगों ने एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला सेशन देखा है? ओके, बहुत लोगों ने देखा है। उसमें मैंने बात करी है कि इस दुनिया में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कुछ करने की जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम सब लोग उन्हीं चीजों के लिए भागते रहते हैं, उसी तरह से कुछ करते रहते हैं जिस तरह से बाकी सब कर रहे हैं। ऐसा होता है? यस और नो? बहुत कम लोग होते हैं जो उन पॉसिबिलिटीज को देख पाते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो देख तो लेते हैं उन पॉसिबिलिटीज को, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो एक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी स्मार्टली एक्ट नहीं करते, हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो आज इस सेशन में हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मैं बात करता हूं, सबको पैसा कमाना है, सबको अमीर बनना है। अमीर भी छोड़ो, पैसा तो सबको चाहिए ही ना। पैसा सबको चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ना, सबको चाहिए। लेकिन क्या है भाई, कौन है ये? क्या हो गया, सुसु आई है? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? कौन से ग्रह से आए हो भाई आप? पी के? हाँ? इस ग्रह पे पैसा चलता है? रुपए चाहिए। अच्छा, रुपए चाहिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कितने लोग सच में मानते हैं कि इंडिया में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज है? अगर कोई कुछ सच में करना चाहे, बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। सब लोग मानते हैं। आपके दिमाग में यह आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ये नहीं आए तो क्या होगा? अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे मरते दम तक कि संदीप तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं हमारे घर की क्या हालत है। सच है, मैं कब झूठ कह रहा हूं? आती है ना ऐसी चीजें माइंड में? मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और उस मजबूरी का भार उठा उठा करके हम मरते दम तक भागते रहेंगे, और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे, बेटा ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, देख मेरी क्या हालत हुई है, मैंने ये सब किया, किसके लिए किया? तेरे लिए किया। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना अपने को कि हमने ये सब किसके लिए किया, ये सब सैक्रिफाइसेस किसके लिए दिए। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तू पैदा हो गया था। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं, बड़ा ध्यान से अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। मैं आपको कहता हूं, आप यहां पर स्टेज पर आओ और आपको इसको टच करना है, पर्दे को। क्या होगा? हो सकता है, लेकिन सोच करके नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन की वजह से नहीं होगा, रियलिटी की वजह से होगा। आपको क्या करना होगा? यहां पे आसपास में देखना होगा, कहीं कोई सीढ़ी नजर आ रही है। इस सीढ़ी से नहीं काम चलने वाला, इससे काम नहीं होगा। असली की सीढ़ी, या कोई ये लगाया, फिर वो लगाया, स्टूल लगाया, उसके ऊपर लगाया, फिर जाकर के टच किया। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी? आपके जोश से, आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा, मेरे सेशंस देख करके चार्ज अप हो गए, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे? रियलिटी को समझदारी से यूज करने से, रियलिटी की समझ होने से। आंख खोल करके अपने आसपास में इस वक्त देखो, इस ऑडिटोरियम में क्या क्या है।
इस पूरी दुनिया में क्या क्या है, जो भी कुछ इंसान ने बनाया है, चश्मे से लेकर के, ये कुर्सी से लेकर के, ये स्टेज से लेकर के, ये टीवी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, शर्ट से लेकर के, सारी चीजें क्या है, ये सब रियलिटी है। बट क्या ये पहले रियलिटी थी? इस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, क्या वो सब रियलिटी थी? नहीं थी। ये कुर्सी क्या रियलिटी थी जिस पे आप बैठे हो? नहीं थी। ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझो, ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। देखो, एक कुर्सी है जिसको आपको बेटर बनाना है और आपने स्टडी किया कि मैं ऐसे कौन से मटेरियल लगा सकता हूं जिससे कि ये बेटर हो जाए। अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, मान लो उस पर 2 घंटे तक बैठने में पसीना आता है, आपने कहा कि मुझे ऐसा मटेरियल यूज करना है जिससे कि पसीना ना आए, तो आपने जाकर के सर्च किया कि रियल में क्या कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है। आपको पता लगा वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है। इस मटेरियल को हटाया, उस मटेरियल को लगाया, एक नई कुर्सी तैयार हो गई। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ पा रहे हो? फिर आपने एक कुर्सी बनाई ये सोच करके कि ये बेस्ट है, उस पर जाकर के बैठे, एक सिचुएशन में जाकर के बैठे लाइफ में। फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा, अरे नहीं यार, ये तो बेस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, चलो इसको बेटर करते हैं। फिर एक और बनाई, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको और बेटर करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। इस रास्ते पे चलने से क्या होगा? आपका ध्यान कहां है? प्रॉब्लम्स की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है? सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस क्या है? मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। आप प्रॉब्लम को समझ करके फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो। आप रियलिटी को समझ करके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो। अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अब आप इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हो और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है। देखो कैसे सोचते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, करोड़ों लोग हैं, उनको समझना होगा कि पॉसिबिलिटीज को देखते कैसे हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूं कुछ, फिर आप लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हो। आज की डेट में इंडिया के हर घर में, ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में, औरत के भी, मोबाइल फोन है या नहीं है? यस और नो? ये रियलिटी है या ये कोई इमेजिनेशन है? रियलिटी है। इसको बारीकी से समझना। मैं जो भी बातें करता हूं वो बात करता हूं रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशंस के बेस पे नहीं। इस रियलिटी से कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कैसे सोचा जाता है। करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल कई बार खराब भी होते होंगे, यस और नो? कई बार वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे, तब तो आप कंपनी से ठीक करा लेते होंगे, यस? जब मैं पूछूं यस और नो तब, हाँ। तो जब वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे तो आप क्या करते होगे? कंपनी से ठीक कराते होगे। जब वारंटी खत्म हो जाती है मोबाइल की, तब आप क्या करते हो? मैं बताता हूं क्या करते हो। आप दोनों जगह से पता करते हो, कंपनी में भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, फिर बाहर से भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, ऐसा ना? रियलिटी के बेस पे बात करेंगे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच। अमीर बनना है? किसको बनना है? शोर मचाओ। ठीक है, कैसे बनोगे? बड़ा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। सीक्रेट बता रहा हूं आपको। जो भी बातें करी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है? कोई बड़ी बड़ी बातें हैं, यस और नो? कुछ नहीं, सिंपल डे टू डे लाइफ। उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है हमारे आसपास में। वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लग जाएंगी जो और लोगों को नहीं आए, क्योंकि उनका दिमाग बंद है, वो उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे बाकी सब भाग रहे हैं। तो आपको नजर आएगी, तो आप इस पूरी रेस से 1 सेकंड में बाहर आ जाओगे। देख रहे हो कमाल की चीज? एक तरफ है एक रेस, कंपटीशन, जहां पे लाखों लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, पागलों की तरह लगे हुए हैं, होश ही नहीं है। आपने क्या किया? आंख खोल करके इस दुनिया को देखा। आपको ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको इतना आसान है, इतना सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हो?
हर महीने करोड़ों मोबाइल्स ठीक किए जा रहे हैं। कुछ कंपनी में रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बाहर रिपेयर हो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? यस और नो? बढ़ेगी बढ़ेगी। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है 5-6 महीने का। अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें ये है, ये है, ये है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? एक ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है बैचलर्स की, मास्टर्स की, और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर। क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है। मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? देखो मैं बता देता हूं, ये भी आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि किसके लिए रास्ता है और किसके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, तो कुछ भी जुगाड़ करके काम को कर देते हैं बस किसी तरीके से? हाँ, तो आप सबके लिए रास्ता है। स्मार्ट वर्क तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाड़। जुगाड़। आपको समझ आना चाहिए कि मैं कैसे करूं। बिजनेस में हर पॉइंट पे जाकर के आप फंसोगे तो आपको पता होना चाहिए मैं निकल जाऊंगा यहां से। यहां पे जाके फंसा फिर निकल गया, फिर यहां पे फंसा फिर निकल गया। जो लोग ऐसे चलने वाले हैं सीधा 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 एक लाइन में, उनके लिए नहीं। और उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है या कुछ भी है। मैं बस ये बता रहा हूं ये सेशन हो किसके लिए रहा है। हर सेशन हर एक के लिए नहीं हो सकता ना। ये मेडिटेशन सेशन तो है नहीं, तो ये किसके लिए है? ये जुगाड़ू लोगों के लिए। ऐसे भी तो लोग होने चाहिए ना जो जॉब्स क्रिएट करने के बारे में सोचे, दिमाग लगाएं कि मैं जॉब्स क्रिएट कैसे कर सकता हूं, अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं। तो ये मेरा मिशन है कि आप ही में से निकल करके कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाएं, तेजी से सक्सेसफुल हो पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं कि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें बल्कि इस कंट्री की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएं। ऊपर से आपकी फाउंडेशन क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक्चुअल में ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयरिंग। फिर मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे इंडिया में अलग अलग फील्ड में, और सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है और फिर इस सक्सेस को किसी भी तरह से लोगों के साथ में शेयर करना है, किसी भी तरह से लोगों को भी सक्सेसफुल बनने का मौका देना है। ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो जेन्युइनली अपने एम्प्लॉइज के बारे में केयर करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। बेईमानी लोगों की नस नस में दौड़ रही है।
ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर बने इस रास्ते पे चल करके और अपनी एक टीम बनाई डॉक्टर्स की, तो आपकी एक ही पॉलिसी होगी कि मुझे सच बोलना है। अगर इस बंदे को ऑपरेशन की जरूरत है तो है, नहीं है तो नहीं है। सोचो ये दुनिया कैसी होगी। आज इतना बुरा हाल क्यों है? मेडिकल इंडस्ट्री में बुरा हाल है या नहीं है? पीछे एक रिपोर्ट आई थी, एक मरे हुए आदमी को 5 दिन तक रखा हॉस्पिटल में। क्यों? ताकि उससे 5 लाख रुपए ले सके। एक ऐसे आदमी से जिसकी फैमिली 10,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती। खून चूस लिया उनका। ये कौन आदमी कर रहा है? वो जिसके पास में करोड़ों रुपए है। उसको ऐसे आदमी से मिल भी जाए 5 लाख रुपए, उसका क्या बदलने वाला है लाइफ में? तो ऐसी दुनिया में रह करके होगा क्या? अगर ऐसी दुनिया में आप आए और रह करके निकल भी लिए तो आपने क्या उखाड़ा? क्या आप में और जानवरों में फर्क है? कुछ नहीं। मेरे साथ साथ में बोलना कि अगर इस रास्ते पर चल करके मैं सक्सेसफुल हो गया तो उस सक्सेस को, उस पैसे को अपने तक नहीं रखूंगा, उसको शेयर करूंगा, पूरे दिल से शेयर करूंगा ऐसे लोगों के साथ जिनको उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। but best investment of your brain will give you highest gain। ये तो पक्का हो गया। दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति लोग खाली कैश के इन्वेस्टमेंट से अरबपति नहीं बनते हैं, ब्रेन की इन्वेस्टमेंट से अरबपति बनते हैं। आज के मेरे फॉर्मूले को समझिएगा। ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक देखने पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है कंपाउंडिंग ग्रोथ। आज पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जो कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो अदृश्य राक्षस है, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सब खा जाएगा। ये इसके बारे में बहुत लोगों को समझ नहीं है, जानते हुए भी समझ नहीं है, भूल जाते हैं। कैसे? मैं आज आपको 3-4 उदाहरण से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या। ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा। आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। जानते हैं मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज। है खा रहा है, आपके पैसे को रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। विद द कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोइंग रेट ऑफ 8%, दिस इन्फ्लेशन इज योर मेजर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 8% चक्रवर्ती ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी वेल्थ को रोजमर्रा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट कटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई जगह पे तो इट इज इंड्यूसिंग योर नेगेटिव ग्रोथ। काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग अकाउंट 4% आपको रिटर्न दे रहा है ना, देखिए सरल उदाहरण समझते हैं। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है। आपके पैसे को रोज खत्म कर रहा है। एक आम भारतीय के लिए तो इट इज इंड्यूसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। आज मैं वो खुलासा करना चाहता हूं जिससे ये पता चलता है कि सफल लोग सफल होते कैसे हैं। अगर आपकी फिक्स्ड या स्लो ग्रोइंग इनकम है, अगर आपकी तनख्वाह हर साल की फिक्स्ड है,
अगर आपकी एक स्लो ग्रोइंग इनकम है तो हर साल आप ना जानते हुए भी डी ग्रो कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं। पिछले 15 सालों में बॉन्ड इंडेक्स और बॉन्ड फंड्स आपको 5.5 से 8.5% का रिटर्न दे रहे थे। एक्चुअली अमूमन 8.4% का तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि या तो आपका पैसा खत्म हो रहा था या बढ़ नहीं रहा था। एक्चुअली तो मैं इतना कहूंगा कि आपकी रोज अफोर्डेबिलिटी घट रही है, रोज आपकी अफोर्डेबिलिटी घट रही है, और इसके बारे में आपको जानकारी डेली बेसिस पे मिलती नहीं है। रोजमर्रा में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी रोज घट रही है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए सन 2004 में, तो 2014 के अंदर वो 259 रुपए 37 पैसे हो जाएंगे। लेकिन वो तो केवल एक नॉमिनल रिटर्न है। होगा क्या अगर आप देखें कि आपका टैक्स कटने के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो होगा 196 रुपए 72 पैसे का। लेकिन ध्यान दें, पोस्ट टैक्स जो रिटर्न होता है वो असली रिटर्न नहीं होता है। असली रिटर्न तो नॉमिनल के बाद पोस्ट टैक्स होता है और पोस्ट टैक्स के बाद पोस्ट इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन के बाद जो आपका बचा हुआ रिटर्न निकल के आएगा वो केवल होगा 117 रुपए 20 पैसे। इसका अर्थ हुआ आपने 2004 में 100 रुपए लगाए थे, 2014 में आपको मिले 117 रुपए 20 पैसे। एक्चुअली देखा जाए तो आपका रिटर्न है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको ये नॉमिनल रिटर्न दिखा दिखा के आपका पैसा अट्रैक्ट करके आपसे ले जा रहे हैं, आपको मिलता कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स के बाद जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का प्राइस चेंजिंग, आपकी बाइंग कैपेसिटी घटती हुई कैलकुलेट करके कोई नहीं दिखाता। वो कैलकुलेट करके आज मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों आप ग्रो नहीं कर पाए अपने जीवन के अंदर, उसका यही कारण है तनख्वाह बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। तनख्वाह बढ़ी कितनी? 10%। इन्फ्लेशन बढ़ा कितना? 8.5%। आपकी ग्रोथ लगभग ना के बराबर। एक्चुअली जब मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के मॉडल डिस्कस किया, मेरी बुद्धि चकरा गई कि लोग सोच रहे हैं कि उनका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ग्रो कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, और इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आप देखें, इस कंपनी के अंदर जो गाड़ी बनाती थी सबसे ज्यादा मात्रा में है सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के बाद उससे कम मात्रा में थे असिस्टेंट मैनेजर। एक अगला बैंड ऊपर आता था डिप्टी मैनेजर और मैनेजर का, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और बहुत ही थोड़े पूरी कंपनी में थे डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वीपी, तो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही लिमिटेड थे, और इस कंपनी के अंदर लगभग 10 अलग अलग फंक्शनल डायरेक्टर्स, यानी कि एक्सट्रीमली लिमिटेड। और इस कंपनी में एक चेयरमैन भी है। कंपनी की पॉलिसी कहती है कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर हर 3-3 साल के अंदर, हर 3 से 4 साल के अंदर एक बैंड का प्रमोशन होता है और एक आदमी ऊपर जाता है। एक बैंड का प्रमोशन होता है, एक आदमी ऊपर जाता है। इस हिसाब से अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 3000 एम्प्लॉई हैं तो वो 3000 एम्प्लॉई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर सारे के सारे प्रमोट हो रहे होते और ऊपर जा रहे होते तो एक्चुअली उस कंपनी में 3000 चेयरमैन होने चाहिए थे, या उस कंपनी के अंदर 3000 डायरेक्टर होने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं है। ये नीचे के लोग शुरू में तो प्रमोट होते हैं हर 3 से 4 साल के बाद, उसके बाद प्रमोशन धीरे धीरे होता है। अब यहां तक ये तो समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन आपका बहुत बड़ा शत्रु है और हमारे पूरे जीवन को खा जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या है? वो है कंपाउंडिंग ग्रोथ। अगर आप कंपाउंडिंग रूप से ग्रो करते चले गए तो इन्फ्लेशन बहुत छोटा रह जाएगा, एक बौने की तरह रह जाएगा, और आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होता है? ये जो मॉडल मैं आपके सामने शेयर किया, ये उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है जहां मैंने कई साल ट्रेनिंग की, और हम क्या देखते हैं, नीचे के हिस्से में बहुत ज्यादा एम्प्लॉई होते हैं। अगर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से देखें कि वो हर 3 साल बाद प्रमोट होकर ऊपर जाते जाएंगे, तो इसका मतलब उस हिसाब से तो 3000 चेयरमैन या 3000 डायरेक्टर भी होने चाहिए थे कंपनी का। ऐसा होता है क्या है? नहीं होता है। एक्चुअली देखते क्या है, टर्न बाय टर्न प्रमोशन। अगर टर्न बाय टर्न प्रमोशन चले, धीरे धीरे टर्न आनी बंद हो जाती है। आर्मी में भी ऐसा ही होता है। अगर लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते और सारे के सारे प्रमोट होते चले जाते, तो आर्मी के जो जनरल होते हैं, जो जनरल पूरे देश के होते हैं, वो तो हजारों होने चाहिए थे, लेकिन वो एक ही होते हैं। यानी कि ये पिरामिड ऊपर जाता है, वो स्लिम होता चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं हुई ना, तो आप नीचे के हिस्से में रह जाएंगे, और नीचे के हिस्से में जो आपकी ग्रोथ होती है वो 10, 12, 13% तनख्वाह बढ़ती है, इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है। और जिस व्यक्ति की 10-12% तनख्वाह बढ़ रही है, उसका पैसा तो सारा इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, तो उसकी ग्रोथ होगी क्या? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आज अगर आप
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके ऊपर नहीं गए ना, तो नीचे के हिस्से में पूरा संसार पे 95% हिंदुस्तान इसी हिस्से में चल रहा है, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा। क्यों अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब? क्योंकि नीचे के हिस्से में रह गए। और उसका कारण क्या है? आपको इन्फ्लेशन खा रहा है और इन्फ्लेशन मार रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग ग्रोथ से ऊपर चले गए और 2-4 लंबी जंप ली, जितने भी लोग ऊपर गए हैं वो टर्न बाय टर्न प्रमोशन से नहीं गए, वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से गए हैं, वो अचानक जंप मार के गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया। आज डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े अरबपति, ये कभी भी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं किए। ये अपने धंधे में इन्वेस्ट करके और अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करके। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देता है, कैश तो कई बार क्रैश कर सकता है। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देगा लेकिन कैश कई बार क्रैश कर जाएगा। और जितने एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, ग्रोथ का एक ही कारण है, मैंने भी जवाब चुकी है। इसीलिए ये जो नीचे के हिस्से के लोग हैं ना, ये कैश का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इक्विटी में डालते हैं, डेट में डालते हैं, प्रॉपर्टी में डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं। कितना ग्रो करेंगे? नहीं कर पाते। ये ऊपर के हिस्से के लोग हैं, ये खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो है ना, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन लेके जब ऊपर जाते हैं, बैंड चेंज हो जाता है। और बैंड चेंज होते ही बड़ी सैलरी स्ट्रक्चर होती है, और सैलरी स्ट्रक्चर इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद जो है ना, ग्रोथ तो होती ही होती है। क्यों? डेजिग्नेशन के साथ जो बैंड चेंज होगा, बैंड चेंज होने पे बड़ी सैलरी मिलती है। पर नीचे के लोग अपनी ग्रोथ और ब्रेन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। इनके मेंटल पैटर्न खराब हो गए हैं। वो मैं अभी एक सरकारी कंपनी में गया, वो क्या कहते हैं? बिंद्रा जी, रघुपति, राघव, राजा राम, पूरी तनख्वाह, जीरो काम। क्योंकि मेंटल पैटर्न खराब हो गया ना, अपनी ग्रोथ हो नहीं रही है, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहे। और बेचारे इस बैंड के अंदर 12% तनख्वाह बढ़ रही है हर साल, और उतना ही इन्फ्लेशन खा जाता है। बचता क्या है? कुछ नहीं। अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर भी ली जो आपको 15% का रिटर्न देगा, पर ध्यान दीजिएगा उस रिटर्न के बाद टैक्स भी तो होगा ना। 30% का टैक्स उस 15% की रिटर्न के ऊपर 4.5% आपका खा जाएगा। बचा कितना? 10.5%। और 10.5% के अंदर अगर 9% का इन्फ्लेशन हुआ तो एक्चुअली जो आपका रिटर्न आया वो केवल 1.5% का आया। आपको कुछ नहीं मिला, आपको लग रहा था आपको मिला। उसको बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न, जो नॉमिनल रिटर्न से बहुत नीचे होता है। कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करके कई लोग ग्रो किए। वॉरेन बफे भी तो क्या करते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टर हैं, पैसा इन्वेस्ट कर करके ग्रो किए। हाँ, बात ठीक है। वॉरेन बफे का रूल क्या है? उनका रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर मनी, और उनका रूल नंबर 2 क्या है? ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1। बट अभी समझते हैं वॉरेन बफे अपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पकड़ क्यों पाए, उनका पैसा लूज हुआ क्यों नहीं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जाकर के देखिए वॉरेन बफे की रीडिंग हैबिट्स, आप जाकर के देखिए बिल गेट्स की रीडिंग हैबिट्स। 500 पेज की रीडिंग रोज कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में एक किताब बिल गेट्स पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ओपरा विनफ्री हर महीने एक किताब पढ़ती हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग हर 2 हफ्ते में एक किताब पढ़ते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं मैं सफल ही किताब पढ़ने के कारण हुआ। बिल गेट्स लगभग 50 किताबें पूरे साल में पढ़ लेते हैं। और वॉरेन बफे के बारे में तो दुनिया जानती है, वो सफल ही किताब पढ़ के हुए हैं। मेरे मॉडल के अंदर ये जो आउट ऑफ टर्न और टर्न बाय टर्न है ना, यही सफलता का राज है। ये सारे बेचारे टर्न बाय टर्न चलते हैं और इनकी एक्चुअली टर्न कभी आती ही नहीं है, और ये आउट ऑफ टर्न निकल जाते हैं। ये बहुत तेज है, ये फास्ट मूवर है, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। आप जितना चाहेंगे उतना ग्रो कर जाएंगे। पर कैश के मामले में आप जितना चाहेंगे जरूरी नहीं है आप उतना ग्रो कर पाए, क्योंकि आपको मार्केट पे डिपेंड होना पड़ेगा। यहां पे मार्केट निर्धारित करेगी, यहां पे आप खुद निर्धारित करेंगे। इधर आपकी ग्रोथ मार्केट बताएगी कितनी होगी, लेकिन इधर आपकी ग्रोथ आप खुद डिसाइड करेंगे अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कर करके। एक्चुअली दुनिया के जितने अरबपति हैं ना, वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं किए, बैंक से पैसा लेके ग्रो किए हैं। वो बैंक से पैसा लेते थे अपने धंधे में और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे। बैंक में जाके अपनी एफडी करके ग्रो नहीं किए। एफडी से तो आप नीचे जाएंगे, ऊपर कभी नहीं जा सकते। बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए ना तो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो पक्का गलती आपकी थी। तो कोई नहीं है, ये तो आप ही की गलती थी। क्यों आपकी गलती थी? इसीलिए थी क्योंकि आपने पूरी जिंदगी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आप कंजूस थे। आपने समय नहीं लगाया अपने ऊपर, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में चले गए। आप भी शाम को बैठ के टीवी देखते थे, आप भी एक्स्ट्रा सोते थे संडे के दिन, आपको आराम करना पसंद था, आपको पिक्चर देखना पसंद था। जिंदगी में आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर समय नहीं लगाया। इन्फ्लेशन को खत्म कर दो। इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन, इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन। मैं भी अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीख गए ना, लोग क्या करते छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते
करते हैं कंजूसी के साथ। अपने लिए क्या किया आपने, अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया, आउट ऑफ टर्न आगे जाना है आपको, टर्न बाय टर्न नहीं जाना है। ये टर्न बाय टर्न वाले बेचारे बहुत पीछे रह गए। यू गॉट टू बी अमंग टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री। कब होगा, जब आप ग्रो करेंगे।